जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए 1275 पोस्ट के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उन सारे मॉडल पेपर को हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। आज जो है मेरा सेशन प्रैक्टिस नंबर 1 है। हम लोग देखेंगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है, उसके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन आती है। इसमें बात किया जाए थोड़ी सानी परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने प्रश्न आते हैं, कितने मार्क्स की होती है, कितने टाइम लगते हैं, तो इसमें जो है टोटल आपसे 200 मार्क्स की क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी और जो 200 मार्क्स की होगी और आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितने घंटे? 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट जो है पक्का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण किया था। तो फटाफट से हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मंदिर बनाने की जो कला है विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो मंदिर बनाने की जो कला है वो किस काल में इसका विकास हुआ है, तो वो हुआ है आपका गुप्त काल में। गुप्त काल की अगर बात किया जाए संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यूनानी शासक मिनांदर को पराजित किया था, किसने किया था। ये है आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्यमित्र जो है शुंग वंश के संस्थापक भी है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो ये जो है 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजनीतिक गुरु वो है चाणक्य, याद रखिएगा। चाणक्य, चाणक्य से क्वेश्चन आती है। किसका प्रधानमंत्री है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की है। इनकी पुस्तक की बात किया जाए तो इसकी पुस्तक क्या है, इंडिका है, जो शासन प्रशासन के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, किस वेद में परिशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, अथर्व वेद। ठीक है, अथर्व वेद में इनको कुरुओं का राजा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साथ जो लाया था इब्न बतूता को, उनको काजी नियुक्त किया था। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में कौन सी सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको बता देना है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सबके सब क्या है, सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, दीवान ए मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हड़मदल से मुक्त कर लिया था। तो अकबर जो है 1562 में स्वयं को हड़मदल से क्या कर लिया था, मुक्त कर लिया था। और ये जो अकबर है 1556 में पानीपत की दूसरा युद्ध लड़ा था। 1556 याद रखिएगा, 1556 में क्या लड़ा था, दूसरा पानीपत की युद्ध लड़ा था। और ये 13 वर्ष की उम्र में अपनी गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल में हम लोग बोलते हैं बंगाल को स्वर्ग भारत का, तो वो अलीवर्दी खान था। ये अपने गद्दी पे कब बैठा, तो याद रखिएगा 1740 में। 1740 में ये राजगद्दी पे बैठता है। और इसके बाद में कौन बैठेगा, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के बाद में कौन बैठेगा, मीर जाफर। सिराजुद्दौला की युद्ध किसके साथ होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ में 1757 का प्लासी का युद्ध याद रखिएगा। और 1764 में क्या होती है, बक्सर का युद्ध होती है। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषान को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। आपको बताना है इसका राष्ट्र इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस जो है इसके शासनकाल में जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सानी और फैक्ट जान लेते हैं। इसका जो शासनकाल था वो कब से कब था, 1700
74 में आया था और 85 तक इसका शासनकाल रहेगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे ये नियुक्त थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसी के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, और इनको जो है एक बात और बता देते हैं इनके बारे में, थोड़ी सा फैक्ट जो है, इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 82 तक हुआ था, इन्हीं के शासन काल में, सबको पता है। चलिए, और इन्हीं के शासन काल में जो है 1781 में कलकत्ता में मदरसा का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम मदरसा का जो स्थापना हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1781 में हुआ था। चलिए, इनसे रिलेटेड जितने सारे फैक्ट थे हमने बता दिया। अगला प्रश्न बोल रहा है बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, यानी कि बंगाल को विभाजन जो हुआ था लागू कब हुआ था और घोषणा कब हुई थी। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर इसका बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपका क्या बनेगा, बनेगा आपका 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 यानी कि इस टाइम में बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस टाइम में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो करजन था। याद रखिएगा, करजन। बंगाल विभाजन के टाइम में वायसराय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका क्या, करजन, लॉर्ड करजन। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो भूमिज विद्रोह का संबंध आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। झारखंड में ही सबसे ज्यादा जो है जनजातीय विद्रोह भी हुआ था, जैसे कि मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, चेरो विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर के 56 तक चला था। ठीक है, 1855 याद रखिएगा, 1855 से 56। क्वेश्चन का आंसर करना जरूरी नहीं है, उससे रिलेटेड जितने सारे फैक्ट है उन सारों को करना जरूरी है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1899 से लेकर के 1900 तक चला था और इसी विद्रोह में जो है मुंडा का क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसने कहा था कांग्रेस के लोग जो हैं भूखे, कांग्रेस के जो लोग हैं भूखे पद के राजनीतिक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। तो इसको प्रकाशित कब किया गया था, तो इसकी प्रकाशन जो है 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। बट ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल को, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था जलियांवाला बाग में, और ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और इसी विद्रोह के, यही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद में जो है गांधी जी केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे और इसकी जांच के लिए जो है हंटर कमेटी की रिपोर्ट जारी किया गया था 1920 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है अलकनंदा और पिंडारा नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है। तो इसका जो पिंडारा स्थल का संगम स्थल जो है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कर्ण प्रयाग कहलाता है। ठीक है, चलिए, और अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम जो है देव प्रयाग कहा जाता है, और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम लोग रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है कार्बनिक पदार्थ पाई जाती है। कार्बन और काली मिट्टी किस किस राज्य में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक क्षेत्रों में ये पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, ये कौन सा है रेखा जो जोड़ती है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, डंकन जो है आपको ये इसको जोड़ती है। ठीक है, चलिए तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन जोड़ती है, तो पाक स्ट्रेट जोड़ती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है। तो ये जो है आपका किस भाग है, तो ये आपका हिमाद्री इसका राइट आंसर हो जाएगी। हिमाद्री का ये भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है म्यांमार के साथ कितने राज्य जो है सीमा साझा करती है। तो म्यांमार के साथ जो है भारत के
4 राज्य सीमा साझा करती है, जिसमें से आपको बता देना है कौन कौन सा राज्य। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि काराकुलम रेगिस्तान स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो रूस में स्थित इनमें से बताना है कौन सा जो है झील स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिपेग। विनिपेग जो है आपका रूस में स्थित नहीं है। विनिपेग है कहाँ पे? तो ये कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में है। बाकी सबके सब कहाँ पे हैं? तो ये आपका रूस में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है? भू आवेशित देश नहीं है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पलाऊ जो है भू आवेशित देश नहीं है, जबकि अंडोरा, मोल्डोवा एवं मलावी जो है भू आवेशित देश के उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोला है, पंपन सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल जो है आपका पंपा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है, इससे संबंधित है। जबकि गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र से स्थित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र से गिरना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो ये जो है आपका कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपका उत्तर पूर्वी भागों में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है उत्तर पूर्वी नहीं होकर के उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम में अगर बात किया जाए किस किस जिला को लेंगे, तो उत्तर पश्चिम में हम लोग ले लेंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण एंड सिवान और गोपालगंज। ठीक है, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण और क्या, सिवान गोपालगंज को याद रखिएगा, जहाँ पे गन्ना के उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखी समिति का जो है संबंध वो अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बोला है कि भारत सरकार की कौन सी योजना यानी कि परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है कौन सी परियोजना? तो ये है आपका क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना जो है आपका 2015 में स्टार्ट नहीं किया गया है, ये 2017 में स्टार्ट किया गया है। बाकी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब के सब कब किया गया है? 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, सबके सब 2015 में मोदी जी के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो क्या है? तो 1956 से लेकर के 61, ये है आपका दूसरा। और पहला क्या है? तो 1951 से लेकर के 56। अच्छा एक बात बता देते हैं, 1956 से 1961 का जो है ये कार्यकाल रहा, इसका मॉडल क्या था? तो ये है पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित था, दूसरा पंचवर्षीय योजना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अगर कर दे रही है तो रेपो रेट है। ठीक है, अगर कर आरबीआई दे रही है तो रेपो रेट है, अगर वो ले रही है तो रिवर्स रेपो रेट है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो ये आपका कौन सा सूची है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर है। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है आपका कौन कौन सा सूची आती है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलेगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मौलिक
अधिकार हम लोग कहाँ पे देखते हैं, मौलिक अधिकार में इसके अंतर्गत आदर्शों को, लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताऊं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। एक नंबर एक प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न की संख्या आंसर जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, इसका आंसर क्या है? प्रस्तावना में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रस्तावना में जो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, पहला प्रस्तावना में संशोधन वो 1978 में हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन था। क्या था? सॉरी, 44वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, और बताया गया था संविधान के अंतर्गत जो है ये प्रस्तावना जो है अंग है या नहीं है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि संविधान का ये अंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। कि संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार नहीं है। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन। इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। अगर आपको राष्ट्रपति के अगर मंत्रिपरिषद कोई आदेश देती है तो उसको पुनः विचार करने के लिए वो वापस भेजने का अधिकार है उसके पास में। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो है जीबी मावलंकर। बट ये जो है प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, लोकसभा में जाकर के अटक गया था। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है 36वां प्रश्न, कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जून 2005 में। क्या है? जून 2005, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सचिव। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है कि संबंध में कौन सही आपको बताना है, तो इसको बताना है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये सही है कि नहीं है? उसके बाद में बताया गया है आपसे कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले कहाँ पे चलती है? लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद में चलेगी। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो ये 1949 में दिया गया था। कब? तो ये सितंबर में दिया गया था, 14 सितंबर को। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 14 सितंबर को 1949। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है पंचायती राज किस सूची के विषय है? तो पंचायती जो है आपका किस सूची का विषय है? तो वो राज्य सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो हरित गृह का जो प्रभाव है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। क्या हो जाएगी इसका आंसर? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से गैसों में कौन सी एक गैस है पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है आपका। ठीक है, क्योंकि ये जो है मनुष्य के लिए जो है हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेगा। जब पेड़ पौधा होगा नहीं तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो इसके लिए ये जरूरी भी है, नुकसानदायक भी है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौता। ठीक है, जैव सुरक्षा समझौता। ये जो है इसको कब ये जो है प्रभावी हुआ था? तो 2003 में हुआ था। इस चीज को भी आप लोग
याद रख लीजिएगा 2003 में ये प्रभावी हुआ था, कर्टन जेना प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सुंदरबन में ये जो है सर्वाधिक पाई जाती है। और एक बात, दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन है। ये कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या 72 में। और 1973 में क्या है? तो टाइगर प्रोजेक्ट है, 1973 याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट को यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे देश में कितने टाइगर हैं? तो 3167 टाइगर हमारे देश में हैं। चलिए अगला प्रश्न है, करेंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचर की ओर, नेचर की ओर। बाकी जो तीनों के तीनों हैं किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये सब तीनों के तीनों हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, विसर्जन, द कोर्ट डांसर एंड गार्डनर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार नामित किया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी को जो है 5 मरते नोबेल पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था, बट एक मरते भी ये नहीं गए थे। और पहला मरते जो है 1937 में, और लास्ट मरते जो है 1948 में इनको नॉमिनेट किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना में है इसका मुख्यालय। कहाँ पे है? वियना में है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न देखते हैं, उसको बोल रहा है कि गैट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, सॉरी जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हुआ? लूना 9 इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लूना 9। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 की तरफ हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 का बोल रहा है, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो महाविहार बौद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम, सॉरी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पे ये क्या है? आधारित होती है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? वीक एसिड कौन है? तो ये आपका फॉर्मिक एसिड है, जो CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें? सी में। और जो है दुर्बल एसिड कौन कौन सा है? वीक एसिड कौन कौन सा है? तो आपका जो है फॉर्मिक अम्ल होती है, एसिटिक अम्ल होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो इस चीज को भी आप लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? आपको बताना है क्लोरोफिल का जो घटक है इनमें से कौन नहीं है। तो कैल्शियम जो है ये क्या है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाकी सबके सब क्या है? क्लोरोफिल के घटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कार्टेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कार्टेनाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो ये है आपका यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट से हम लोग देखेंगे, इससे संबंधित जितने सारे फैक्ट बनेगा हम बता देंगे। और वीडियो थोड़ी सा लंबी होगी तो धैर्य बना करके रखिएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों पर विचार करना है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, बिल्कुल सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड को लिथाजार कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। सबके सब क्या है? सही फैक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी बिलियन में बिलियन के कुल मात्रा तथा उसमें
मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो विलयन की ये सांद्रता कहलाती है। ठीक है, ये फैक्ट है, याद करते चलिए। क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल को हम लोग क्या जानते हैं? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसनन विधि द्वारा। क्या हो जाएगी? प्रसनन विधि द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लवक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंगों प्रदान करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगी। सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? इनमें से बताना है आपका फ्लोएम का भाग जो है कौन नहीं है। चलिए वाहिकाएं जो है इसका फ्लोएम का भाग नहीं है, बाकी सबके सब क्या है? फ्लोएम का भाग है। चलिए अगला प्रश्न है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकाइल नोड मेटा, इकाइलडोन मेटा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का बनाने में मदद कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट करता है, थ्रोम्बोसाइट करता है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं फटाफट से। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है? संक्रमण रोग के उदाहरण कौन है इनमें से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है आपका संक्रमण रोग का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, भैंसों के उत्तम नस्ल मेहसाना और सूरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी हो जाएगी, गुजरात में। ठीक है, हमारे भारत में है जो है लगभग 10 प्रकार की भैंसे नस्ल पाई जाती है। भैंस की जो नस्ल है 10 प्रकार की है हमारे भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सिन है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑक्सिन है। बेस्ट ये तरीका है आपको रिवीजन कराने का। पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं बट तरीका क्या है? रिवीजन होते रहना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी पे जो है जी का मान सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम कहाँ पे होता है? तो आपका विषुवत रेखा पे होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फोटोन कण की खोज किसने किया था? वो कौन किए थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जब ध्वनि का माध्यम से दूर माध्यम जाती है तो क्या अपवर्तित होता है? जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? तो ये आपका रहता है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपका अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बोरॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोरॉन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? यानी कि इसमें से आपको बताना है अदिश राशि कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए हो जाएगा, कार्य हो जाएगी। ठीक है, बाकी सबके सब क्या है? सदिश राशि है। जैसे त्वरण आपका क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है आपका? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सदिश राशि वैसे बोलते किसको है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसको सदिश राशि बोलते हैं। जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, ओनली वन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, उसको सिर्फ अदिश राशि बोलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ग धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? चलिए फटाफट से हम लोग करेंट का क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है आपका संस्कृत मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? संस्कृत मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्या हो जाएगी? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए, IIT खगरपुर। ठीक है,
परम शक्ति IIT खगड़पुर, परम कामरूप जो है वो IIT गुवाहाटी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, डेनमार्क एवं लाइसलैंड क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पे है। बिल्कुल ये सबके सब क्या है, राइट आंसर है। ये भी सही है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है। हमारा जो भारत है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस के आधार पे कितने नंबर पे है? 26 नंबर पे है। खुशहाल जो देश है वो कौन है? फिनलैंड है, सबसे शीर्ष स्थान पे है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या सही दे रखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, 1 2 3। अभी बताएं हमने तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुभारंभ किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा। मिस्र के साथ में जो है वो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है, जो कि कहाँ पे है? तो ये आपका जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है, राजस्थान में। याद रखिएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल क्या रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR किस देश में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। सारे के सारे जो है करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्योंकि जो है एडुटेरिया के द्वारा जो करेंट जारी किया जाता है उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आती है आपके एग्जाम में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगी? इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। कहाँ पे है? बिहार का स्थान जो है वो अंतिम ही है। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस किस रूप में मनाया जा रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपकी जो नया रिपोर्ट है, यह जातिगत रिपोर्ट, वो कितनी है? तो ये आपका है 13,72,000 सॉरी 13,07,25,321 है। और इसके पहले कितना था? तो ये था 10.41 करोड़ था। ठीक है, अगला जनसंख्या क्या था 2011 वाली जनसंख्या के अनुसार बिहार की, वो 10.41 करोड़। अगला प्रश्न है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के कौन है लेखक? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगी? सुधा मूर्ति। एक क्वेश्चन और है कि ए लाइफ इन द शैडो के लेखक कौन है? तो AS दुलत है। AS दुलत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। बट जो है एक क्वेश्चन है, ए लाइफ इन द शैडो के लेखक कौन है? तो S दुलत है। हैप्पी प्लेस का लेखक कौन है? एमिली हैनरी है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। से अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब को जीता है। फीफा विश्व कप जो है दूसरे मरते अर्जेंटीना जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो है मैं बताऊँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति KM जोसेफ। न्यायमूर्ति KM जोसेफ इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यूजीलैंड ने नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ये है आपका क्रिस हिपकिंस है। क्रिस हिपकिंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में। अगला प्रश्न है,
प्रीत प्रीत जयकर पुरस्कार 2023 जो है किसने जीता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविल एलन चिपरफील्ड। डेविल एलन चिपरफील्ड इसका राइट आंसर होगी। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी अहमदाबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है इसके में से कौन जो है सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तुरग्या उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 रखा है। ठीक है, 2025। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवाशीष पंडा। देवाशीष पंडा इसका राइट आंसर होगी। ठीक है, देवाशीष पंडा इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम का था। थीम आपको बताना है इसका थीम क्या था। तो इसका थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसका राइट आंसर था। और एक बात बता देते हैं कैंसर दिवस जो है कब मनाते हैं? तो हम लोग कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से था? बताइए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से ये व्यक्ति क्या है? संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है आपके सामने बोल रहा है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 49वां जो है आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 49वां जो है जापान में बनेगा और 50वां कहाँ पे है? तो 50वां जो आपका होगा ये आपका होगा 2024 में और इटली में होगा। कहाँ पे? इटली में होगा। कब? 2024। यानी कि अगला जो है 50वां G7 सम्मेलन कहाँ पे होने वाली है? वो होने वाली है इटली में। चलिए अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7,06,845 करोड़ का जो है घाटा का अनुमान लगाया गया। अगला प्रश्न जो है ये सब के सब जो है करंट का क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल में सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों की सही आपको बताना है क्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या बोले सब जो है आपका क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ फटाफट से। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगी ए। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न को आप लोग पहुँच करके रोक करके देख लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 97 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 98 का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। 99 का प्रश्न आंसर क्या हो जाएगी? 99 वाला का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।